सदस्य सुमित हृदय जी। माननीय अध्यक्ष जी, इस बेहद ही महत्वपूर्ण 310 की सूचना जो आपने 58 में परिवर्तित करी है भूमिधरी की, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी डिस्कशन चल रहा था, कल सम्मानित सदस्य आप शायद चमोली जी ही जब उल्लेख कर रहे थे तो पर कैपिटा इनकम की बात हो रही थी। मेरे ख्याल से 2,26,000 चमोली यही आंकड़ा था क्या? नहीं 2,74,000। थैंक यू। 2,74,000 मैम जहां की पर कैपिटा इनकम हो जिस प्रदेश की, तो अगर औसत लगा दिया जाए तो 11,000 के आसपास प्रति माह माना जाएगा। ये बहुत ज्यादा बड़ी रकम नहीं है आज की महंगाई के जमाने में। इसका 20 नहीं मैथ्स अच्छी है, बहुत अच्छी, टॉप करा हमेशा। 20,000 के आसपास मैम इसको माना जाएगा। फिर भी मैं यही कह सकता हूं कि ये इतनी बड़ी और भारी रकम नहीं है कि इसमें ये सोचे इंसान। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे जो प्रदेश के जो लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं जीवन याचन के लिए, अभी उनके पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि अगर जिस घर में वो रह रहे हैं या जिस जगह पे वो रह रहे हैं वो अपना फ्री होल्ड करा पाए। तो ज्यादातर जो भूमि है, जैसे पहले भी यहां पे मैंने इस विषय पे प्रकाश डाला है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिकाएं हो, नगर पंचायत हो, यहां पे 75% जो आबादी है वो नजूल भूमि पे वास कर रही है अथवा रेवेन्यू लैंड पे वास कर रही है, सरकारी जमीन पर वास कर रही है। इनके क्या अधिकार है, ये सरकार को अपनी दृष्टि इस पे भी साफ करनी चाहिए। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि इसमें गवर्नर साहब के भाषण में, अभिभाषण में इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। जहां तक बात आती है मालिकाना हक की या भूमिधरी की, मैं आपको बता सकता हूं कि हल्द्वानी में डम्माडूंगा एक क्षेत्र है और डम्माडूंगा वन क्षेत्र था। 2016 में मेरी स्वर्गवासी माता जी ने, और उस समय मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, आप दोनों के सहयोग से आरक्षित वन भूमि से वो बाहर हुआ और उसमें मालिकाना हक के जो पूरे प्रोसेस था वो चालू हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि उसके बाद से ये जो सरकार आई है इसने वहां के बारे में कुछ नहीं सोचा। ऐसी हमारे यहाँ राजपुरा क्षेत्र है, ऐसी आजाद नगर है, ये ऐसे क्षेत्र हैं, भोलानाथ गार्डन है, सुभाष नगर है, आवास विकास है, कई हल्द्वानी के ऐसे क्षेत्र हैं जो नजूल के अंडर आते हैं, जहां पे इंसान को सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है क्योंकि प्राधिकरण का ऐसा प्रकोप है कि जरा सी भी खिड़की भी रिपेयर अगर करने कोई चाहता है तो तुरंत वहां पे कोई ना कोई भेज के फोटो खींच के उन्हें परेशान करता है। एक और बड़े दुख का विषय यह है कि बागजाला एक क्षेत्र है हमारा। अभी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी और जितने सम्मानित सदस्य हैं उनके विचारों से अपने विचारों को संबद्ध करता हूं। बागजाला 1942 में वहां पे पट्टों का आवंटन हुआ। 2008 में रिन्यूअल जब होना था उसका पट्टों का, तो रिन्यूअल नहीं हो पाया और बागजाला वासियों को लगातार फॉरेस्ट विभाग से लगातार नोटिस आ रहे हैं। वो दिवाली में भी अपने घरों में रंगाई पुताई नहीं कर रहे हैं, डरे हुए हैं, शौचालय का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही डर अन्य जगहों पर भी है। बिंदु खत्ता नेता प्रतिपक्ष जी ने आज जानकारी दी, मुझे आइडिया नहीं था, 200 साल पुरानी जो जगह है और यहाँ पे कौन लोग वास कर रहे हैं। जैसे अभी धामी जी कह रहे थे, सारे पहाड़ से जो लोग पलायन करके नीचे आए हैं 80% ये लोग ऐसे यहाँ पे वास कर रहे हैं और इन्हीं को, अपने प्रदेशवासियों को ऐसे प्रताड़ित करा जा रहा है। ये सरकार की नीति रीति पे प्रकाश डाल रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं रामनगर की, मालदन चौड़ की, वहां पे भी यही हुआ है। नैनीताल में मेट्रोपोल होटल में यही हुआ है। अन्य क्षेत्र भी जो हैं पूरे मेरे नैनीताल जिले में, उधम सिंह नगर जिले में, बग्गा चौवन की बात करें, अन्य क्षेत्रों की मैं बात करूं, लगातार आम व्यक्ति को परेशान करा जा रहा है। एक डर, एक खौफ। आदरणीय सदस्य तिलक राज भेड़ जी के तो किच्छा क्षेत्र में गरीबों की बस्ती, माननीय अध्यक्ष जी आप अगर वो नजारा देखती तो आपके हृदय में बड़ा दर्द होता। गरीबों की बस्ती उजाड़ दी गई, गरीबों की। और मैं देख रहा था बूढ़े लोग हैं, नवजात शिशु हैं, सब बाहर गर्मी में धूप में पेड़ों के नीचे बैठे हुए थे और टेम्पररी शेल्टर उन्होंने अपने लिए बनाया। ये राज्य की सरकार की कार्यप्रणाली है माननीय अध्यक्ष जी, तात्कालिक अवलंबनीय लोक महत्व का विषय है। मैं चाहता हूं सदन की सारी कार्रवाई स्थगित करके इस पे आप चर्चा करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य अनुपमा रावत जी।